हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनित्रा ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज हम लोग बच्चे स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ये चैप्टर रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर रिप्रोडक्शन क्या है और इसका ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मतलब आप पढ़ रहे हैं कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है उन्हीं एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस में एक प्रोसेस कौन है, रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसे ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअल में बच्चों रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे किसी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, सेम होमोलॉगस। तो इस प्रोसेस को, जिस भी प्रोसेस से ये इसको प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसी नाते रिप्रोडक्शन को एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना में रखा गया है। तो अब उन्हीं प्रोसेस में इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। नया, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है न्यू। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। और बच्चों आपने पढ़ा होगा कि सेल की डिफिनेशन आपने पढ़ेंगे। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बात लिखी जाती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अपने जैसे किसी नए सेल से प्रोड्यूस होना। मतलब हवा में कई सारी गैसें, कई सारे वाटर मिल करके, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये कंफर्म है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का होना बहुत जरूरी है। बात को एक्सप्लेन करता है कि न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन होगा कब, जब पेरेंट्स होंगे। तो जिस प्रोसेस से वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैं आपके पास बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। बच्चों आप लोगों ने इसको देखा होगा, इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, अमीबा। अब आप देख रहे हैं कि अमीबा जो है कि जब ये खा पी करके काफी मोटा मुस्टंड हो जाता है और इन्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है, तब ये डिवीजन करता है। और ये डिवीजन क्या करता है, ये अपने प्लाज्मा लेमा को अपने बॉडी के अंदर थोड़ा श्रिंक कर जाता है और इस फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं सेल फेरोज। इसको हम लोग कहते हैं सेल फेरोज। एक श्रिंकिंग, एक गड्ढा बना लेता है और जब ये गड्ढा बनना स्टार्ट होता है तो उसी समय न्यूक्लियस भी दो अपोजिट डायरेक्शन में इलॉन्गेट होना शुरू कर देता है। तो न्यूक्लियस का कुछ भाग खींच करके इधर आ जाता है और कुछ भाग खींच करके उधर चला जाता है और धीरे धीरे ये सेल फेरोज बढ़ते जाते हैं और फिर उसके बाद ये टूट जाता है और फिर ये सेल फेरोज बढ़ते बढ़ते आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये कनेक्ट होते हैं तो ये दो अलग अलग सेल के अंदर क्या सेपरेट हो जाता है। और इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे अमीब्यूल्स बनते हैं, अमीब्यूल्स, अमीबा नहीं, अमीब्यूल्स, चूंकि बच्चे हैं ना तो उनके लिए अमीब्यूल्स, ये जो छोटे छोटे जो अमीब्यूल्स बनते हैं ये फिर खा पी करके मोटे मुस्टंड हो जाते हैं और फिर से ये इस प्रोसेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूएशन प्रोसेस है क्या, रिप्रोडक्शन। अगर सिंपल सी बात है सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो और रिप्रोडक्शन ना करें तो एक दिन होगा धरती हम आपकी खाली हो जाएगी, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, ना प्लांट रहेंगे ना एनिमल रहेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अपने वंशावली को बनाए रखने के लिए पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को जनरेट करती है और खुद इस दुनिया से पास आउट हो जाती है ताकि वो इस धरती पर एग्जिस्ट करें। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक छोटा सा आपने ऑर्गेनिज्म देखा होगा, हाइड्रा। अगर नहीं देखा होगा तो बुक्स में जरूर देखा होगा। करीब 1.5 मिलीमीटर 1.5 mm छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म है और इसकी खासियत होती है कि इसके पास टेंटिकल्स होते हैं और ये टेंटिकल्स में पानी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो घूमते हैं उनको पकड़ पकड़ के खा के जिंदा रहते हैं। इनके अंदर भी एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखा गया है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ बनता है और जब वो आउट ग्रोथ, फिर उस आउट ग्रोथ से कुछ समय बाद टेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो जाते हैं। टेंटिकल्स जिनसे वो खाना पकड़ता है और जब टेंटिकल्स का फॉर्मेशन तो ये यहीं से खाना पीना शुरू कर देता है और फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तब ये अपनी बॉडी से टूट करके, पेरेंट बॉडी से टूट करके अलग हो जाता है
और इस प्रकार से ये पेरेंट है और ये न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू यंग वन है। तो इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्शंस। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर जिसका नाम है नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाई डज रिप्रोडक्शंस नीडेड, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, क्यों है। तो एक्चुअल में इसके पीछे बहुत रिसर्च करके ये पता लगा कि सबसे पहले ये 3 बातों को मेंटेन करता है। पहला क्या, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। मतलब आप सोच लीजिए कि इस धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन आने में करीब 5000 साल लगे होंगे। तो 5000 साल पहले जो या उसके और 1500-1600 हजार या 2-3 हजार साल पहले और मान लीजिए कि उस वक्त जब इंसान जंगलों और पहाड़ों में रहता था, तो अब सोचिए कि वो ऑर्गेनिज्म अगर पैदा हुआ और मर जाता तो क्या आज हम सब यहां पर होते हैं? क्या मैं इस तरह से लाइव क्लास लेकर के या वीडियो क्लास लेकर के आप लोगों को पढ़ा रहा होता? आप अभी किसी प्लेनेट पर होते, हम भी किसी प्लेनेट पर या फिर होते ही नहीं। एक्चुअल में वो प्रोजेनी एग्जिस्ट की और वो अपने जीवन से संघर्ष करते हुए न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते गए और वो प्रोजेनी लड़ते झगड़ते बनते गए, रहते गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पिताजी से पहले दादा, दादा से पहले परदादा, परदादा से पहले उनके परदादा, ये सब सोचिए रहे होंगे तभी तो ये चीन चलते हुए आप तक आया। यानी सिंपल सी बात ये है कि वो प्रोजेनी जब रही होगी तभी तो आप हैं। यानी अगर ये चेन कहीं से ब्रेक हो जाता, कोई भी एक एग्जिस्ट जो आप तक सीधा जो चेन आती है, अगर उसमें से कोई भी एक आदमी नहीं होता तो क्या आप होते? नहीं। सिंपली बात ये वही है कि ये लाइफ की कंटिन्यूटी को, इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। हर इंसान अपने जाने से पहले इस धरती पर अपनी जैसे किसी न्यू प्रोजेनी को बना करके जाता है ताकि वो उसके अधिकारों को, उसके रहने के प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है। अब सिंपल सी बात है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, तो जैसी बात है आपने कहा होगा कि ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज जैसे डायनासोर्स बने तो थे सब। अगर वो मैक्सिको में वो 5 किलोमीटर वाला उल्का पिंड नहीं गिरा होता तो आज सारे डायनासोर होते हैं, और डायनासोर होते तो हम और आप होते? बिल्कुल नहीं होते। तो डायनासोर थे लेकिन एक साथ उनकी सारी प्रोजेनी खत्म हो गई उस कॉमेट के टकराने से, तो वो अपने लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सके। तो रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस है कि ये लाइफ कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। और दूसरा जो है रिप्लेस ओल्डर ऑर्गेनिज्म बाय न्यू इंडिविजुअल्स। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक्सप्लेन समझाया कि जब भी कोई न्यू प्रोजेनी आती है तो जैसी बात है, ऐसा नहीं कि वो उसको मार देता है, बल्कि वो प्रोजेनी दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन जो बड़ी प्रोजेनी, जो ओल्डर प्रोजेनी होती है, एक दिन वो एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, और जो न्यू इंडिविजुअल्स रहते हैं वो बच जाते हैं। कभी कभार ये भी नहीं रह जाते हैं, तो उनके आने वाली प्रोजेनी में उनके फूफा पापा कोई लड़के होगा। तो इस प्रकार से ये पुराने ऑर्गेनिज्म रिप्लेस किए जाते हैं न्यू इंडिविजुअल से। और तीसरा जो अंतिम इसका इंपॉर्टेंस है, इट प्रमोट्स द इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस, विकास। इवोल्यूशन किसे कहते हैं बच्चों? इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म काफी डेवलप्ड स्पीसीज में, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म एक डेवलप्ड स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाए, तो उस डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इवोल्यूशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग नहीं कहते कि कभी इंसान बंदर था। अब इंसान अगर बंदर था तो बंदर डेवलप करते करते आज होमो सैपियंस हमारे और आप जैसा बना कि नहीं बना? तो जब ये बना तो सिंपल सी बात, तो वो प्रोसेस, वो संघर्ष, सोचिए वो कितना संघर्ष किया होगा, कितना टेक्निकल लगाया, कितना दिमाग लगाया होगा, तब जाकर के लाखों सालों, करोड़ों सालों में जाकर के वो इवोल्यूशन हुआ। तो यानी सिंपल सी बात है, इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है कि आप इसको आज कल परसों नरसों, 1 महीना 2 महीना 1 2 3 साल में नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसको होने में कम से कम 10 साल 20 साल 100 साल 1000 साल लग सकता है। और जब ये वो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट करेगा तो बनेगा क्या? वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। अब आप कहेंगे सर वेराइटीज क्या होती हैं? अब सिंपल सी बात है, इवोल्यूशन मान ली किसी एक बंदर से हुआ होगा तो सभी एक ही जैसे होने चाहिए ना। लेकिन अगर आप देखेंगे वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कुछ अंग्रेज बन गए, कुछ निग्रो बन गए, कुछ चाइनीज बन गए और कुछ इंडियंस बन गए। तो इस प्रकार से अलग अलग वेराइटीज में बन गए, तो वेरिएशंस आना शुरू हो गया। और ये वेरिएशंस इवोल्यूशन का एक सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो
बच्चों इस प्रकार से हम नीड ऑफ रिप्रोडक्शन को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेशन पर, जहां पर हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कुल कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में यहां पर केवल दो ही टाइप्स स्टडी की जाती है, जिसमें है एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या हैं। बहुत सिंपल सा डिफरेंसेस है कि जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं क्या कर रहा है, व्हेन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट, यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन केवल एक अकेला सिंगल सेल करता है तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सोचिए एक अकेला सेल अगर किसी एक नए इंडिविजुअल को कंप्लीट बना देता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने लिखा कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट, ये एक बात ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, या व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स क्या होता है, सेल एक्चुअल में आपकी पूरी बॉडी में सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। अगर आप 9th के मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे तो आपके पूरे प्रोसेस में मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस पूरे सेल में होता है, लेकिन इनमें ये डिवीजन होते हैं दो कैटेगरी के होते हैं। केवल मियोसिस प्रोसेस ऐसा होता है कि आपके बॉडी में जनरेटिव सेल्स करते हैं। जैसे जनरेटिव सेल्स क्या होते हैं, जैसे टेस्टिस एंड ओवरी, ये दो सेल्स ऐसे होते हैं कि जब ये क्रोमोसोम का डिवीजन करते हैं तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा आधा डिवीजन करते हैं। तो ऐसे सेल्स जिसमें हर डॉटर सेल के अंदर केवल आधा क्रोमोसोम जाता है मियोसिस प्रोसेस कहलाता है। तो ऐसे सभी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं जनरेटिव सेल्स कहते हैं। लेकिन उन टेस्टिस और ओवरी को छोड़कर के हमारी पूरी बॉडी के जितने सेल्स हैं, आंख से लेकर के बाल के सेल से लेकर के पैर के नाखून तक के सेल्स जितने सेल्स होते हैं वो सभी माइटोसिस करते हैं। मतलब जब भी वो डिवीजन करेंगे तो जितने भी डॉटर सेल्स बनेंगे सभी के अंदर इक्वल क्रोमोसोम्स को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर आप देखिए तो वही मैंने लिखा कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय बॉडी सेल्स, यानी जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किसी बॉडी सेल के द्वारा होता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, आपने गुलाब का कलम लगाया होगा तो उसमें गुलाब का एक डंठल काट करके उसको बढ़िया सा फर्निश करके उसको आप जमीन में लगा देते हैं, तो वो गुलाब का प्लांट जो है या डंठल स्टेम जो है कुछ दिन बाद नए गुलाब के प्लांट बना देता है। तो पुराने प्लांट को आपने काटा और इस प्रोसेस में सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, नो सीड फॉर्मेशन, यहां पे सीड नहीं चाहिए, बस प्लांट की बॉडी से, चाहे प्लांट का पत्ता हो, चाहे प्लांट का जड़ हो, चाहे प्लांट का स्टेम हो, कोई भी आप लगा दें और ग्रो कर जाए तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है जैसे बडिंग, मैंने हाइड्रा में बडिंग डायग्राम बना करके बताया ही था। उसके बाद बाइनरी फिशन मैंने ये भी बताया था, दोनों एग्जांपल हमने बताए थे वो इसी के थे। और तीसरा एग्जांपल बनाना आपने देखा होगा, केला। केले को जब केला का एक फल ले देता तो उन लोग क्या करते हैं उस पुराने तने को काट के निकाल देते हैं, फिर काटते हैं तो उसी की जड़ से दूसरा नया केला निकलता है। या फिर आपने शुगर केन भी देखा होगा, किसान लोग जब खेतों में शुगर केन की खेती करते हैं तो आपने देखा होगा शुगर केन में ऐसे ऐसे बीच बीच में ऐसे नोड बने होते हैं। इस नोड में छोटे छोटे गांठ निकली होती हैं। तो किसान क्या करते हैं कि हर हिस्से को ऐसे काट करके अलग कर देते हैं और ये खेतों में एक निश्चित डिस्टेंस पर इसको लगा दिया जाता है। फिर यहां से एक नया शुगर केन का एक नया प्लांट फील्ड तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये यानी एक प्लांट को बनाने के लिए अगर एक सिंगल प्लांट ही बहुत काफी हो तो ऐसे मेथड को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इज प्रोड्यूस्ड बाय, यहां पे सिंगल पेरेंट में, यहां पे लिखिए टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय, यहां पे जो बॉडी सेल्स लिखे हैं यहां पे लिख दिए गैमेट सेल्स। जब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन गैमेट सेल्स करते हैं, गैमेट सेल्स वही जनरेटिव सेल्स, इसका फॉर्मेशन किससे होता है जनरेटिव सेल्स से। यानी आपके बॉडी में सेल दो प्रकार के हो गए, सेल दो प्रकार के हैं। कौन कौन? एक है सोमैटिक सेल और एक है जनरेटिव सेल। तो सोमैटिक सेल केवल जब डिवीजन करेगा तो जैसे अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में 2n क्रोमोसोम्स हैं तो डिवीजन करने के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगी इन सभी के अंदर 2n क्रोमोसोम्स होगा। लेकिन जब जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा तो हर सेल्स के अंदर ये n क्रोमोसोम यानी आधा क्रोमोसोम कर देगा, इसी को गैमेट कहते हैं। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन गैमेट करता है
तो उस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर आप ये बोल सकते हैं, अगर आप ये नहीं कह पाते हैं बड़े सिंपल तरीके से, तो लिखिए कि द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय द टू पेरेंट्स। जब किसी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब उनके एग्जांपल में जैसे जितने भी आपने सीड वाले प्लांट देखे होंगे जिनका भी फॉर्मेशन बीज से होता है, जैसे गेहूं आपने देखा होगा, धान देखा होगा, आपने बादाम देखा होगा, आपने चने देखे होंगे। तो जितने बीज वाले फल आप देख रहे हैं जिनसे बीज निकलते हैं और वो बीज से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स ऑल बच्चों।